Hello everyone, hope you will be fine. In this video we will discuss how and from where to start a subject for GATE or ESE or any other examination. So very first thing comes in my mind, suppose I am a fresher या मैंने अभी गेट के लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है, कॉलेज में हूँ, मे बी फर्स्ट ईयर हो सकता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ जो भी है, लेकिन मैंने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया गेट का, मेरे को कोई भी सब्जेक्ट करना है, तो सबसे पहले मेरे पास डाउट आएगा कि भाई मैं उस सब्जेक्ट को कहां से पढ़ूं। फॉर एग्जांपल मैंने टॉम ले लिया, ठीक है, अब टॉम को मैं कहां से पढ़ूं, कैसे करूं गेट के रिस्पेक्टिव में। तो भाई कैंपस में हमारा चाहे कितना भी अच्छा आपका कॉलेज हो, तब भी उस लेवल की पढ़ाई होती नहीं कि वी कैन क्रैक गेट। सो फॉर गेट यू हैव टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा सो मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो ये है, फ्रॉम वेयर टू कवर अ सब्जेक्ट। सपोज आई टुक अ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आई टुक थ्योरी मशीन, I want to cover theory machine based on GATE। अब जैसे क्या है, देखो एग्जाम बहुत सारे हैं, गेट, ईएससी, इसरो, बार्क, बहुत सारे एग्जाम है, बट मैं रेफरेंस लूंगा गेट को। जो इसका कोर्स सिलेबस है वो ईएससी ले लो चाहे, या आप बार्क ले लो, या इसरो ले लो, ठीक है, या अदर एग्जाम जो एसएससी वाले इस टाइप के होते हैं वो भी आप ले लो। उन सब में कोर्स सब्जेक्ट समहाउ एनीहाउ लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। ईएससी में आपके क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है सब्जेक्ट, जीएस वाला पोर्शन जो आपका एक्स्ट्रा अटैच हो गया, वो अलग चीज है। तो भाई मेरे को थ्योरी मशीन करना है बेस्ड ऑन गेट, ठीक है, तो कैसे करूंगा। अब मैं कॉलेज में हूं, कैंपस में हूं, कोई कोचिंग मेरे पास है नहीं जो मेरे पास सपोर्ट मिल रहा है। अगर आपके पास कोचिंग है तो यहाँ पे आने का ही नहीं है हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट। कोचिंग में आपको बताया जाएगा, ठीक है, आप वही लोग बताएंगे, वहां से आप उसको फॉलो कर सको। ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए भी जो कॉलेज में है, कैंपस में है, जिन्होंने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया, दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर गेट। और मेरा ऑब्जेक्टिव ही उन लोगों को गाइड करने का है जिनको कुछ नहीं पता है गेट के बारे में, एंड दे आर ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल। ओके, ठीक है। तो टॉम को मेरे को करना है, ठीक है, बेस्ड ऑन गेट करना है, तो कैसे करूं। द फर्स्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट के पास होगा वो क्या होगा, बुक। जल्दी से भाग के गए लाइब्रेरी से, आप बुक इशू करा के ले आए, वो मैंने आपको बता दी है कौन कौन सी अच्छी बुक है। आपने देखा भाई, आप में लाइब्रेरी में आपको एसएस रतन मिल गई, यू वर वेरी हैप्पी, ठीक है, बहुत हैप्पी थे, और आपने, सॉरी ये 2 टी होता है आई थिंक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप बहुत खुश थे, भाग के गए, एसएस रतन मिली जैसी, आपने चुन के बुक को ले आए, पढ़ना शुरू किया भाई। तो बुक तो बहुत ज्यादा है भाई, बुक बहुत ज्यादा है। ऐसे देखो, ये है एक बुक, अभी गेट में ऐसे 14 सब्जेक्ट हैं, तो अब 14 बुक तो आप नहीं कर सकते हो। तो मतलब क्या करोगे कि ये बुक पूरी तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। पूरी बुक पढ़ने के लिए मेरे को 2-3 महीना चाहिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करने के लिए, विच इज नॉट फिजिबल। तो आप क्या करोगे भाई, आप वो पढ़ोगे जो गेट में है। तो आप फिर से दौड़ के गए, ठीक है, सर्च मारी, पीडीएफ निकाल के प्रिंट लेके आए कि भाई हमने निकाल दिया गेट का सिलेबस। ओके, गेट का सिलेबस मैंने निकाल लिया, ब्यूटीफुल। अब उस गेट के सिलेबस में जो भी टॉम का था सिलेबस, वो मैंने क्या किया भाई, मार्क कर लिया। जो टॉम का सिलेबस था वो मार्क करके अब मैं क्या कर रहा हूं, वो जो टॉम में लिखा हुआ था वो टॉपिक्स में यहां से कवर कर रहा हूं, वो टॉपिक्स में यहां से कवर कर लूंगा, ठीक है, इससे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सपोज आपको क्या कहा, आपने टॉम के सिलेबस में गेट में लिखा हुआ, सपोज गियर में लिखा हुआ है गियर, अब इसमें लिखा हुआ है गियर ट्रेन। अब आप गए तो आपने देखा यार एसएस रतन में गियर चैप्टर खुद में ही बहुत बड़ा है, तो मतलब उन्होंने गियर लिखा हुआ है, तो आप एसएस रतन में गियर पढ़ोगे तो गियर में बहुत सारा चैप्टर, लाइक हेलिकल गियर्स, स्पाइरल गियर्स, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन गेट में पूछा नहीं जाता, मैं नहीं करूं, है नहीं, लेकिन गेट में अभी तक बहुत कम, अभी 1-2 बार स्पाइरल गियर के सिर्फ और सिर्फ जो उसका टीथ का जो हेलिक्स एंगल रहता है उस पर क्वेश्चन आया 1-2 बार, बाकी नहीं आता है। तो आप उस पर माथा पच्ची क्यों करोगे, बस क्या करोगे, फॉर्मूला रट लोगे, वो काम बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये कि भाई गेट के सिलेबस में उन्होंने टॉपिक्स बताए हैं, और वो टॉपिक्स जो गेट के सिलेबस के टॉपिक हैं वो यहाँ पे चैप्टर बन जाते हैं। बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये बन गया चैप्टर, टॉपिक ऑफ गेट सिलेबस विल बिकम चैप्टर हियर। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें कितना पूरा चैप्टर को पढ़ोगे, अब पता लगा मैंने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बात यह कि मेरे को अभी एक सब्जेक्ट है, ऐसे 14 और बचे हुए हैं,
सो दिस मेथड आई वुड सजेस्ट इफ यू आर टेक्निकल पर्सन, अगर आपको स्मार्ट स्टडी करना है तो ये मेथड मेरे हिसाब से गलत है. दिस इज नॉट अ गुड मेथड. तो देयर इज सेकंड मेथड आल्सो जो मैंने निकाला है, अभी आपके लिए रिसर्च किया है या मैंने जो फॉलो किया था, जो मैं जब मैं कॉलेज के टाइम पे था, उस टाइम पे कोचिंग कुछ नहीं, अपने आप ही सेल्फ स्टडी जब करते थे, तो क्या मेथड था. देखो द बेस्ट थिंग इज आप क्या करो भाई, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है या नहीं भी है, तो आप क्या करो, आपका कोई भी जानने वाला हो, फ्रेंड या कोई सीनियर्स हो जिनने गेट निकाला है. गेट निकालने का मतलब मेरा है कि विद अ गुड रैंक, ठीक है. और रैंक का मतलब गेट टॉपर का मतलब ये मतलब फर्स्ट रैंक करो. देखो 1 से लेके 500 तक जो गेट की रैंक होती है ना, उनमें कोई लेवल में अंतर नहीं होता है, क्योंकि इसमें मार्क्स में मुश्किल से 3 से 4 नंबर का अंतर होगा, हार्डली, बल्कि 3-4 से भी कम होगा. ठीक है, मतलब 1 से नहीं 10 से ले लो, क्योंकि फर्स्ट 10 रैंक में क्या होता है ना, मार्क्स बहुत ज्यादा गैप हो जाते हैं 1 to 10 तक. अब 10 रैंक से लेके 500 तक कोई अंतर नहीं होगा मार्क्स का, मुश्किल से 3 to 4 नंबर का अंतर होगा. वो कैसे आया भाई, इसको पता लगा यार कुछ गलती से 1-2 नंबर का मिस्टेक कर दिया, तो इसका क्या 10 रैंक आ जाता, लेकिन अभी लेके बैठा हो 500. तो मतलब क्या नहीं, मतलब ये कि आप जिसकी अप टू 500 तक यू कैन नॉट डिसाइड कि ये भाई ये तो 10 रैंक का बहुत होशियार होगा, जिसकी 200 रैंक है वो कम होशियार होगा. इज इट नॉट सो. कहने का मतलब मेरा है, ऐसे स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, गेट निकाल चुके हैं या उनको जॉब मिल चुकी है, एमटेक में जा चुके हैं, अच्छी रैंक से उन्हें गेट निकाला है, ठीक है, तो उनके नोट्स आप ले लो. आपको नहीं मिल पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट वे है भैया दिल्ली जाओ. अभी तो खैर लॉकडाउन की नौटंकियां चल रही हैं, तो ऑनलाइन भी आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे जहां पे क्या फोन करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, वो आपको डिस्पैच कर देंगे. तो कोई अच्छा रेपुटेड इंस्टीट्यूट का कोई भी आप क्या करो भाई, नोट्स मंगा लो, 100 नोट्स. फोटो स्टेट शॉप पे भर भर के मिलते हैं, भर भर के थोक के भाव मिलते हैं. 100 रुपए में जाओ, मतलब एक नोटबुक को जितने को फोटो स्टेट करने में जितना खर्चा जाता है, उतने में आपको पूरी की पूरी नोट्स की मिल जाती है. ठीक है, तो आपने क्या लिया, कोई भी इंस्टीट्यूट के, अच्छे इंस्टीट्यूट के आपने क्या लिए, गेट के नोट्स ले लिए, सपोज टॉम के, तो आपके कोई भी गेट नोट्स आपको मिल गए. अब क्या फायदा क्या यहां से, मेरे को इस नोट्स में क्या होगा कि भाई पूरा वो पढ़ाया हुआ, जो अच्छी कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि चीजें कैसे आती हैं, कितनी कितनी आ सकती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी सिलेबस की, वो सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं. तो आपको आइडिया मिल गया कौन कौन कितना कितना मुझे पढ़ना है. तो आपने क्या किया, फिर आपने इस नोट्स को थोड़ा पढ़ना शुरू किया. सपोज एग्जांपल लेते, मान लो आपने ये इसमें चैप्टर निकाला गियर. अब भैया गियर आपने पढ़ लिया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको ये पता है गेट में गियर में क्या क्या मुझे कवर करना है बेस्ड ऑन गेट. अब ये आपको डाउट नहीं है कुछ भी, जैसे यहाँ पे आपको गियर आप पढ़ रहे, तो आपको क्या आ रहा था कि भाई इसमें ऐसे रचन में क्या किया हुआ है, गियर में हेलिकल भी बताया उन्होंने, स्पाइरल भी बताया, बहुत ज्यादा बताया डिटेल में, इतना नहीं पढ़ना है हमको. ठीक है, तो इसमें पता लग गया हाँ भाई हेलिकल कितना सा पढ़ना है, स्पाइरल कितना सा पढ़ना है, बस ये हमको आइडिया आ गया. तो अब मान लो गियर में आपने स्टार्ट किया कि भाई लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है. ठीक है, लॉ ऑफ गियरिंग में आप चले गए, उसमें क्या थोड़ा सा प्रूफ करना होता है, डेरिवेशन रहता है. आपको नहीं समझ आ रहा है इसमें नोट से, किसने कहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम जाएंगे. अब उठाओ एस एस रतन, ओके, नाउ पिक एस एस रतन. एस एस रतन, जो डाउट आपको यहां पे आया, तुरंत गए यहां पे, आपने क्या कर लिया, उसको यहां से कवर कर लिया उस डाउट को. और जो भी आपको समझ में आया, आपने क्या किया, पेंसिल लेके ये एस एस रतन में इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर लो, ताकि अगर इन फ्यूचर जब रिवाइज करो तो आपको क्या फिर से ऐसा नहीं है पूरा का पूरा वो कंसेप्ट पढ़ना पड़े. आप क्या करोगे, गियर में लॉ ऑफ गियरिंग में जाओगे, यहाँ पे लॉ ऑफ गियरिंग में जो आपने हाईलाइट किया वो एक बार रिवाइज कर लोगे, आपका रिवीजन होगा. सो आई फाउंड दिस इज वेरी बेस्ट वे, क्योंकि पूरी बुक को आप नहीं पढ़ सकते हो और पूरे चैप्टर को भी नहीं कर सकते हो. गियर जो गेट के सिलेबस में आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स दिए होते हैं, पूरा जो है डेप्थ में नहीं लिखा है हमने कितना कवर करना है आपको. बात समझ पाया, ठीक है. तो आपने एस रकम देख ली, नोट्स हो गया, तो आपका क्या होगा, सारा का सारा कवर हो जाएगा बेस्ड ऑन गेट. इसका एडवांटेज ये कि इनके पास एक्सपीरियंस है, इनने जो जो कवर किया है वो क्या है, लास्ट 10-15 साल में जो जो गेट के पूछने की पॉसिबिलिटीज थी या जो जो पूछा है वो सारा इनने कवर कर लिया होगा. और बाकी अगर कुछ नया पूछता है तो वही है, वो तो सबके लिए नया होगा. ठीक है,
तो देखो होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अभी मैंने ये बताया, कुछ लोग को आ रहा होगा यार ठीक है यार ज्यादा ही तो पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा उसमें, ज्यादा पढ़ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत, मैं आगे बताऊं फिर ये बात की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों के लिए कि तैयारी में क्या 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 डिफरेंस होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी गेट की तैयारी की अप्रोच क्या होनी चाहिए, सेकंड ईयर में क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर में क्या होना चाहिए, फोर्थ ईयर में क्या होना चाहिए, और ड्रॉप आउट हो तो आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा नहीं पढ़ना है हमको। आपने क्या कि चलो ठीक है फर्स्ट ईयर वाला बंदा दबा के पढ़ लिया, खूब पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर पढ़ा, सेकंड ईयर पढ़ा, थर्ड ईयर पढ़ा, फोर्थ ईयर पढ़ा, अब पता लगा गेट से जब 2 महीने पहले था तो अब क्या होता है, हमारा दिमाग क्या होता है कि इतना जो हमें याद रहता नहीं है। अभी से 2 महीने पहले तक आपने जो पढ़ा होगा, आपको कितना भी शार्प वही आपको याद होगा। 2 महीने से पहले आपने पढ़ा होगा तो देखो धुंधली यादें होंगी, और धुंधली यादों से कुछ नहीं होता है। हियर यू नीड पिन पॉइंट रिजल्ट। भाई पिन पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता होने चाहिए, लाइक अ बुल्स आई। उसके लिए क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू कि भी आपको यू हैव टू रिवाइज व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन पास्ट 4 years, यू हैव टू रिवाइज ऑल। बट प्रॉब्लम इज कि आपने पढ़ी इतना लिया, सागर बना दिया पूरा, तो पता लगा मेरे पास 2 महीने कम पड़ गए रिवाइज के। देन क्या करोगे, आपने कुछ चीजें अनरिवाइज छूट गई, तो भाई आपने पहले इतनी मेहनत की थी और बाद में आप आके क्या हुआ, रिवाइज भी नहीं कर पाए, क्या मतलब है। तो बेस्ट पे इज प्रिसाइजली पढ़ेंगे, जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे ना, जैसे टाइम आता जाएगा हम चीजों को शॉर्ट में करते जाएंगे, सो दैट जो लास्ट के 2 महीने बचेंगे उस 2 महीने मेरे को मैं सारा का सारा रिवाइज भी कर लूं और अच्छे खासे क्वेश्चंस भी कर लूं, क्योंकि रिवीजन का बेस्ट वे होता है थ्रू क्वेश्चंस। होती क्या स्ट्रेटेजी होती कि मेरे को क्या है ना, मान लो फर्स्ट रिवीजन मैंने किया, फर्स्ट रिवीजन मेरे को 2 दिन लगा, तो आप स्मार्ट स्टडी की क्या होता है, आप जब सेकंड रिवीजन करोगे तो उस 2 दिन को आपको हाफ करना है, 1 दिन में हो जाना चाहिए रिवीजन, क्योंकि लास्ट में देखो भाई मेरे को 2 महीने में सब कुछ करना है कवर। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट रिवीजन किया 2 दिन लगा, सेकंड में 1 दिन लगेगा, थर्ड में क्या होगा, हाफ डे लग जाएगा। इवन जब होते होते आप इतने प्रो हो जाओगे, आप क्या करो पूरे सब्जेक्ट को डालोगे सिर्फ 2 घंटे में। तो वो कैसे आएंगी चीजों को क्या करो, छोटी करो, ठीक है, प्रिसाइज करो। तो अभी हमारा ये हो गया कि फ्रॉम वेयर टू कवर अ सब्जेक्ट, ठीक है। अभी हम सेकंड डाउट जो आता है लोगों को, जो कि जिन्यून भी रहता है, जिन्यून भी है, एंड दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ सब्जेक्ट, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। भाई कोई भी सब्जेक्ट को हम कैसे प्रिपेयर करें, बहुत सिंपल है। देखो भाई ये देखो ये चीज है ना, ये जो मुझे ठीक लगती है वो है, गारंटी नहीं दे रहा हूं ये सही होगी। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप फॉलो करना, ठीक है, नहीं लग रहा है तो आपका अपने भी थॉट्स हो सकते हैं, नो डाउट। सो अब है कि भी कैसे हम स्टार्ट करें सब्जेक्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले तो क्या होता है, आप क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट मान लो जैसे मैंने बताया, नोट्स लिया आपने, नोट्स से रिवाइज कर रहे हो, सबसे पहले उसको जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो उसको क्या करना है, रीड करो, ठीक है, मतलब समझते हुए आप रीड करो उसको। अगर मान लो आपने क्या किया, वो टॉपिक पूरा रीड कर लिया या कोई भी एक चैप्टर उसमें जो है आपने रीडिंग कर ली पूरे सही से समझ के, और चीजें आपको समझ में भी आ गई, फिर क्या करो, स्टार्ट राइटिंग इट। राइटिंग, लिखना शुरू करो भाई, मतलब एज अ रिवीजन कॉपी पे, जैसे आपने रीडिंग कर ली, समझ ली चीजों को। इवन जब जो प्रूविंग होता है, जैसे कोई भी चीज है मान लो प्रूव करना है या कुछ डेरिवेशन आया हुआ है, तो उसमें भी क्या करना है, आप पहले आंखों से देख लो उसको पूरा कि भी हाँ क्या किया, अभी क्या किया, ये किया, ये किया, उसमें लिखा होगा सारे स्टेप्स, वो स्टेप समझ के आप कर लो, रीडिंग होगी हमारी। उसके बाद क्या करना है कि रफ कॉपी लेना है और जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसको क्या लिख लिख के पूरा लिखो। कि मान लो जो कुछ भी चीज है, मान लो कोई चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, सपोज यहाँ भी मैं गियर का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपने गियर स्टार्ट कर दिया, तो आपने जो रीडिंग करी थी क्या आया होगा, डेफिनेशन आई होगी, टाइप ऑफ गियर आए होंगे, उसके बाद में लॉ ऑफ गियरिंग आएगा, ठीक है, उसके बाद में और भी जो भी रहेगा उसमें आगे वो सब कुछ आएगा। तो आपने रीडिंग कर ली, उसके बाद एक एक चीज को रिवाइज करते टाइम पे लिखो। लिखने का मतलब ये नहीं डिट्टो छापना है आपको, आप अपने हिसाब से समझ के चीजें, जैसे गियर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड विच सेटिस्फाइज लॉ ऑफ गियरिंग। तो भी मैं कर सकता हूं, मान लो लिखना है तो क्या कर सकता हूं, व्हाट इज गियर, गियर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर पावर
ट्रांसमिशन प्लस इट शुड सेटिस्फाई लॉ ऑफ गियरिंग। ये रफली आपको अपने हिसाब से लिखना है कि भी मैं कैसे उसको लिख के इसको रिवाइज कर सकता हूं, ठीक है। तो पहले रीडिंग करी और तुरंत आपको क्या करना है, फिर वो लिख के पूरा जो है प्रैक्टिस, और जो भी यहाँ पे प्रूविंग्स होगी, डेरिवेशंस होंगे, वो भी आपको क्या यहाँ पे करने हैं, पूरे अपने हाथ से लिख लिख के करने हैं। तो ये आपका हो गया कि भाई एक चैप्टर मेरा खत्म हो गया। और हाँ, दूसरा क्या, जो मान लो बीच में जैसे कोई भी चैप्टर होता है तो क्या होता है, कोई मैंने पढ़ा लॉ ऑफ गियरिंग, सपोज लॉ ऑफ गियरिंग मैंने पढ़ा। अब लॉ ऑफ गियरिंग पे ही सटे हुए क्या थे, 2-4 एग्जाम्पल्स सॉल्व कराए थे, तो वो एग्जाम्पल्स आपको यहीं पे कर लेने हैं सॉल्व। उनसे क्या होता है, वो एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपका क्या होता है, जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ गियरिंग का, वो आपका बिल्कुल एग्जैक्टली शार्पन हो गया, क्लियर हो गया बिल्कुल यहीं पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्या होता है कि नहीं यार पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, नहीं करना है। जो बीच में दिए क्वेश्चन, तो जो टॉपिक आपने खत्म किया उसके इमीडिएटली उसको सॉल्व करो, क्योंकि वो सॉल्व कर लिए तो आपको इसका एप्लीकेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करना भाई, मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऐसे करके आपने क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। और जो भी बीच में सॉल्व एग्जांपल थे वो आपने बीच में ही कर लिए। अभी नेक्स्ट है, मान लो कि मेरे को सिर्फ थ्योरी से तो काम नहीं चलने वाला, या जो चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस भी होते हैं उससे नहीं चलने वाला काम। भाई गेट में तो क्या होता है, न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल इज मस्ट। प्रैक्टिस कहां से करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या बुक से करें, कर सकते हैं बुक से, लेकिन बुक में क्या है कि भाई अगर मान लो बुक में सपोज कोई चैप्टर, सेम चैप्टर दिया है, जब बुक में सिलेबस ज्यादा है तो क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उस पे होंगे जो मेरे गेट में नहीं है, तो पता लगा मैंने क्वेश्चन उठा लिया बुक का, वही वाला जो गेट में है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं था मैंने इससे नोट से, अब मैं उसमें दिमाग अपना खपाया पढ़ाऊं, ठीक है, दिमाग खराब होगा, डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए नहीं, मेरे हिसाब से क्या है देखो 3-4 बुक्स सबके पास होनी चाहिए, कितने भी गरीब हो जैसे तैसे करके कहीं से भी जुगाड़ करके, भाई 3-4 मैं जो नाम लिख रहा हूँ ये आपके पास होनी ही चाहिए, वो भी हार्ड कॉपी। क्योंकि आजकल ये जब से ये कोविड आया तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ठीक है, ऑनलाइन है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मतलब फील करने में मजा आता है। तो बुक्स आपके पास कुछ 3-4 बुक्स होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो गेट की। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस कहां करें भैया, गेट के प्रीवियस ईयर्स ले लो, गेट के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है, बुकलेट पूरी होगी वो आपको मिल जाएगी। और कोर्सेज अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो ऑफ कोर्स इसी साल की लोगे, मतलब जो बिल्कुल अपडेटेड हो उसको ही लो, ठीक है। नहीं आपने खरीदी, किसकी लेना है, किसी की भी ले लो, बट आई वुड रिकमेंड आप मेड जी की ले लो, ठीक है। उसमें क्या है ना कि यार ये लोग खुद थोड़े अच्छे लोग होते हैं जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो वो एक्चुअली जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो आंसर्स निकालते हैं, वो टीचर नहीं होते, स्टूडेंट्स ही होते हैं जिनकी अच्छी रैंक आई होती है गेट में, वो अलग टीम एक रहती है, तो आपको मिस्टेक के चांसेस कम मिलते हैं। खैर मिस्टेक इसमें भी होती है, ठीक है, लेकिन ठीक है, मतलब आप ठीक है लाइक आप मान सकते हैं मिस्टेक्स बहुत रेयर है, कम ही होंगी। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए भाई, गेट के लास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो मान लो सपोज मैंने चैप्टर किया गियर, इमीडिएटली जाओ और सारे के सारे गियर के कर डालो, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास, ईएससी प्री के, आपके पास ईएससी प्री के जो ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्टिव ही होंगे, इसके भी पीवाईक्यूज होने चाहिए आपके पास, ये भी क्या मेडिकल ले लो। लेकिन ये क्या है, देखो इसमें स्टार है, इसमें ये किसके लिए, मान लो जो सिर्फ गेट के लिए कर रहा है, सिर्फ गेट के लिए कर रहा है, तो इसके लिए ये ऑप्शनल है, दिस इज ऑप्शनल। अगर आप सिर्फ गेट के लिए कर रहे हो तो ये ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है, क्योंकि जो ईएससी के प्री में ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होता है ना, कुछ चीजें जैसे गेट में जो क्वेश्चन होगा उसके क्या होगा, वो डेफिनेटली है, उसमें क्या कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज होगी, ठीक है, कंसेप्ट उसमें होगा पक्का है। लेकिन ईएससी में क्या होता है, बहुत बार हमें क्या होता है, कुछ सोचना पड़ता है, मतलब लाइक ऐसे आंसर देना होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा, और दूसरा आंसर ऐसा भी नहीं होगा एग्जैक्टली आपको मिल रहा है, तो मैच करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें, या बहुत सारे टाइम्स में कुछ चीज याद भी करनी पड़ती है, और कुछ चीज ऐसी होगी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ठीक है जुगाड़ करके या ऐसा कर सकते हैं, यार इन चारों में से बेस्ट तो यही लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मार्क करनी पड़ेगी। तो ये स्किप कर सकते हैं जो गेट के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ जो ईएस के लिए भी करना है उनके लिए ये मस्त हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या गए, गियर का
टॉपिक वाइज गियर चैप्टर पे गए, आपने यहाँ पे जाके इसके गियर के क्वेश्चंस लगा लिए। ये जो बुक खरीदेंगे तो इसमें क्या है ना, टॉपिक वाइज उन्होंने अलग से ऑलरेडी से दिए हुए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, थर्ड जो आपके पास होना चाहिए दैट इज ईएसई का सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्टिव जो हमारे हैं क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए क्या होता है कि भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए होते हैं ईएसई में, उनका सॉल्यूशन की बुकलेट मिलती है। इसकी भी एक बुकलेट है, ठीक है, जिसमें ईएसई के सब्जेक्ट जो मेंस वाले क्वेश्चन जो होंगे उनका जो सॉल्यूशन दिया होगा उसका बुकलेट, ठीक है। ये भी आप क्या लो भाई, मेडिजी की ले लो। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होगा, यार मेरे गेट में तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, मैं सब्जेक्टिव क्यों करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो कोई भी टॉपिक है ना, मान लो गियर आपने लिया, गियर कर लिया, अगर सपोज करो गियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहां पूछा है, 20 नंबर में आया, तो क्या करेगा ना, उस एक वो क्वेश्चन ही समझो, उसको आप बोल दो दिस इज गोल्डन क्वेश्चन। उसमें एक ही क्वेश्चन में गियर के आपके कितने कंसेप्ट आ जाएंगे, मतलब लाइक 20 नंबर क्वेश्चन है तो 4-5 चीजें तो गियर की इसमें आ ही जाएंगी। तो मतलब अगर आपने 20 नंबर क्वेश्चन एक कर लिया सॉल्व, ठीक है, तो आपका समझो कि 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपके उसमें बन जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको करना ही करना है। क्यों, ये हमारे जो है कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। ये वाले भी करते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करते हैं, लेकिन क्या है, ये सब्जेक्टिव में आपको मोर देन वन कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा होगा एट वन टाइम, तो इससे आपके कंसेप्ट भयंकर करके अच्छे हो जाएंगे। यही इस पे ही रुकना आपके। चौथा, भैया गेट में अच्छी रैंक लेके आनी है तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या करना है, सिविल सर्विस के, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएसई, जैसे ये ईएसई होता है वो सीएसई होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव पे बुकलेट आता है जिसमें क्या है ना, आपको पूरे विद सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशन भी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है कि भी आप में कर रहे हो, नहीं हो रहा है, तो उसमें देख लो पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, खुद से करेंगे, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा लेवल की आपका जब लेवल बन चुका होगा, अच्छे से आपने कर लिया होगा, तो आप खुद से भी होगे, ठीक है। सब्जेक्टिव, लेकिन ये फॉर मैकेनिकल, हाँ ध्यान रखना है, मैकेनिकल के लिए लेना है, मैकेनिकल है ना। बुकलेट आती है, ये भी मेडिजी की आती है, इसकी बुकलेट भी मेडिजी की आती है ना। मैंने शायद मेरे पास एक तो सॉफ्ट कॉपी पड़ी है इनकी, भेज सकता हूं, लेकिन वो बहुत पुरानी है, 2010-2012 के आसपास में है, तो मतलब नहीं, आप खरीद ही लो। तो ये 4 चीजें आप खरीद लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या होता है, एक IAS में भी आता है और IFS में भी होता है मैकेनिकल। तो IAS का भी नहीं छोड़ना है, IFS का भी नहीं छोड़ना है, लेकिन कुछ चीजें हैं, मे भी कुछ सिलेबस क्या है ना IAS में ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो आप समझ जाओगे कि ये मेरे गेट में है नहीं। तो आई थिंक यहां तक सब चीज क्लियर होगी। तो पहला हमने डाउट क्लियर कर लिया कि भाई वेयर टू स्टार्ट, कहां से हम अपने सिलेबस का कंटेंट कहां से लेके आए, कंटेंट मिल गया हमको। उसके बाद भी कैसे कंटेंट हमारे पास है, अब स्टार्ट कैसे करें, इसको पढ़ूं कैसे, तो मैंने यहां बता दिया। इतना होने के बाद में कुछ करने की नीड नहीं है। उसके बाद में क्या आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, और कहां से, टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आई थिंक आपके पास मोर देन इनफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, कुछ बुक से सॉल्व करने की नीड नहीं है, ठीक है। ये सारे कर लो, और बाकी क्या है आपका टेस्ट सीरीज आएगा, टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारे मिलेंगे, और जिसको अगर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो क्या करो, टेस्ट सीरीज मोर देन 1 ज्वाइन कर लो। अदर जो 1-2 कोचिंग की ज्वाइन कर लो, अगर आपको नहीं चाहिए, मुझे और क्वेश्चन चाहिए, वैसे इतने कर लो, और टेस्ट सीरीज एक कोई ज्वाइन करके उसको कंप्लीट कर लो, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि इतना ही नहीं कर पाएंगे लोग, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि स्टार्ट कब से करूं, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर किट। तो देखो जब जागो तब सवेरा होता है वैसे तो, लेकिन फिर भी थोड़ा डिस्कस करता हूं। देखो जो आइडियल टाइम है ना गेट के लिए स्टार्ट करने का, आइडियल टाइम आपका है 3rd ईयर। 3rd ईयर आपका आइडियल टाइम, ठीक है। बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप फाइनल ईयर में ऑफ कोर्स यार यू कैन स्टार्ट,
मतलब स्टार्ट करने का मतलब ये कि जिसने पहले से नाम भी नहीं सुना था, नाम सुना था उसने उसके लिए सोचा नहीं था, ऐसे स्टार्ट की बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर में अगर आप हो और आपके दिमाग में आ गया ना गेट, आपने कहीं सुन लिया गेट या कोई और बोल रहा था उसके मुंह सुन लिया गेट, तुरंत कान खोल के खड़े हो जाओ, यार ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है। थर्ड ईयर में आइडियल टाइम है गेट का स्टार्ट करने में। फाइनल ईयर में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें दिमाग में घुसी होती है उस टाइम पे, कई भाई प्लेसमेंट की भी कंपनीज आपके आएंगी, उस वो दिमाग में होता है, फिर क्या नाम है प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज दिमाग में होती हैं जो उस टाइम में चल रही होती है फाइनल ईयर में। नो डाउट उस टाइम में आप टाइम दीजिए गेट के लिए, ऐसा कुछ नहीं है आपने फाइनल में स्टार्ट, लोगों ने फाइनल में स्टार्ट करके फोड़ा हुआ है गेट, लेकिन डिपेंड ये किया है उन्हें कितने सीरियसली उसको जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, आइडियल टाइम थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में हो तो कर सकते हो आप, फाइनल ईयर वाले भी कर सकते हैं, और ड्रॉप वाले तो नो डाउट यार वो तो अगर आप ड्रॉपर हो, ड्रॉप किया आपने तो आपको करना ही करना भी एक यही, इसलिए आपने ड्रॉप किया तो कोई इनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना ड्रॉपर्स की। अब ये सोच के जो फर्स्ट ईयर वाले अगर मेरी जो वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि मतलब हमारा नंबर ही नहीं है, हमारा तो हम जाएंगे थर्ड ईयर में तब करेंगे। नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्या करना है भाई, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले क्या करोगे, गेट को भूल जाओ। ये नहीं भाई मैं गेट में इतनी रैंक लेके आऊंगा, गेट में इतनी ये उखाड़ दूंगा, गेट में ये झंडा गाड़ दूंगा, ऐसे मत सोचो, ये अप्रोच मत लेके आओ। मैं बताऊंगा इसका रीजन क्यों नहीं लेके आओ, ठीक है। आगे कर्व है, बहुत सूट करता है अपनी स्टडी को, कैसे हमारी स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर वाले अगर मान लो सेकेंड ईयर की एंड की बात करूं तो क्या क्या कर लेते हो आप कंप्लीट। भाई मैथमेटिक्स आई थिंक फर्स्ट सेम में होता है, सेकंड सेम में होता है और थर्ड सेम में होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी रॉन्ग भी, बहुत टाइम हो गया मेरे को किए हुए। तो भाई हम, लेकिन हाँ मैं ये श्योर हूं कि भी सेकंड ईयर तक मैथ खत्म हो जाता है, तो आप भाई मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट हो गया आपका, मैथमेटिक्स तो आपके पास है। तो अगर मान लो अगर आपके पास मैथ्स खत्म हो गया और दूसरा क्या बहुत सारे सब्जेक्ट भी होंगे, जैसे सेकंड ईयर तक आते आते इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्मो भी आपका हो जाता है, ठीक है, थर्मो हो जाता है, या थर्ड आई थिंक और भी कुछ सब्जेक्ट है जो हो जाते हैं, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कब होता है, मतलब लाइक एफएम या आईसी में से कुछ थर्ड सेम में होता है ऐसे कुछ, मतलब आपको काफी कोर्स सब्जेक्ट, 4-5 कोर्स सब्जेक्ट होंगे जो आपके हो जाएंगे इसमें, मैं इस पे श्योर भी नहीं हूं, लेकिन इतनी यार तो छोड़ो यार, ये देखो ये तो है आपके पास, इतना तो हो जाता है, बाकी और भी है, और भी है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं क्या क्या होंगे, और सेकेंडली के अलग अलग कॉलेज के अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये तो डेफिनेटली यार ये तो कर लोगे, स्टार्टिंग टू ईयर में आपके दो तो हो जाएंगे। भैया ये 15 नंबर देता है आपको, और थर्मो लोग बोलेंगे 5 नंबर है, 5 नहीं दे, देखो थर्मो के बिना आप आईसी नहीं समझ सकते, थर्मो के बिना आप आरएसी नहीं समझ सकते, थर्मो के बिना आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग नहीं समझ सकते हो। मतलब क्या हुआ भैया, आईसी 2 नंबर का, आरएसी 4 नंबर का, और ये 4 से 5 नंबर का आएगा, क्योंकि पावर प्लांट में सिलेबस बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है गेट ने। तो सरप्राइज मत हो जाना किसी साल 8 नंबर का आ गया, क्योंकि गेट के जो ईएसी में सिलेबस है वो ही कर दिया है पावर प्लांट में, और पावर प्लांट ईएसी का ग्रेड ए सब्जेक्ट है, पावर प्लांट ईएसी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये 4 नंबर का मान लो आप ले लो, और थर्मो खुद में 5 नंबर का आता है, 4 से 6 नंबर का, 5 नंबर ले लिया मैंने, कितना हो गया बताओ, 4 4 8 2 10 5 15, भैया 15 नंबर का खेल है ये पढ़ने के बाद में आपको 5 मिलेगा, लेकिन ये 10 नंबर का आपने बेस बना लिया, ये नहीं पढ़ोगे तो घंटा नहीं पढ़ पाओगे इसमें, ठीक। तो आप लोगों के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए, जो भी सब्जेक्ट है बस आपको ये देखना है गेट में कौन कौन सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर में, जो ऐसा सब्जेक्ट जो गेट में है मैच हो रहा है, तुरंत उसको क्या करो, फोड़ दो, खत्म बात। कैसे फोड़ना है मैंने आपको बताया कि कैसे करना है, जैसे ही देखे फोड़ दो, खत्म बात। भैया 30 नंबर, ये 10 5 15 15 30 नंबर, मिनिमम 30 या 40, अभी और भी सब्जेक्ट है, मतलब मिनिमम 30 मार्क्स तो ले लो, 30 मार्क्स का तो उड़ा दोगे आप सेकंड ईयर तक आते आते, मजाक में, मतलब आपने गेट के लिए कुछ सोचा भी नहीं, हो भी गया है। तो जो सेमेस्टर में है, जो सब्जेक्ट आपके गेट से कोइंसाइड कर रहा है, गेट के मतलब कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो आपके गेट में है और सेमेस्टर में भी है, उनको आप क्या करो भाई सेमेस्टर में ही निपटा लो गेट के हिसाब से, खत्म बात। तो आपके लिए अप्रोच ये होनी चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, जैसे ही आप थर्ड ईयर में आओगे फिर सोचो
गेट में कितने सब्जेक्ट हैं, क्या क्या है, कैसे पढ़ूं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब चीज। टिल देन जो सब्जेक्ट आ रहा है वही करो, बाकी फोकस नहीं करना है कि भैया मैं थ्योरी मशीन कैसे करूंगा, या जो आरएसी आपका एंड सेम में आता है तो अभी से नहीं सोचने का आरएसी के बारे में, नहीं, जो सब्जेक्ट मैच हो रहा है उन सब्जेक्ट को खोलो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे वो तो झल्ला रहे हो मुझ पे कि सर ऐसा क्यों बोल दिया आपने कि हम गेट के बारे में नहीं सोचे। देखो होता क्या है, स्टडी करने के जैसे आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाओगे तो एक पढ़ोगे वैल्यू इंजीनियरिंग करके एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल का, तो उसमें एक आता है लाइफ साइकिल कर्व, ठीक है। मैं पूरा कर्व ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं कि उससे मिलता जुलता ना अपना स्टडी का भी कर्व होता है। वो क्या बोलता है ना, स्टार्टिंग में कोई भी चीज आप लॉन्च कर रहे हो अगर तो ठीक है, स्टार्टिंग में कम ग्रोथ होगी, फिर क्या होता है आप ग्रोथ ज्यादा होती है, फिर एक स्टैग्नेंट फेज आता है, उसके बाद में क्या होता है ये डिक्रीज होना शुरू होता है, मतलब इसकी मौत शुरू होती है, ठीक है। डिप्रिशिएशन इसका फेज आता है, जो कि डिप्रिशिएशन फेज इसका होगा, गिरना शुरू करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे कॉस्मेटिक का सामान लो, क्रीम थी फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली कब से यार लाखों ऐड तो हम लोगों ने देखी है अपनी लाइफ में, डिफरेंट डिफरेंट ऐड निकालता, तो होता क्या है कि भाई पहले आई होगी, बहुत चली होगी, बहुत चली होगी, बहुत चली होगी, फिर एक स्टैग्नेंट हुई उसकी डिमांड, फिर एज सुन एज क्या हुआ उसने, फिर क्या हुआ उसने देखा यार डिमांड इसकी डिक्रीज हो रही है। अब ये डिक्रीज होने पे क्या करना पड़ेगा उसको, यहां पे उसको करना पड़ेगा वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन समझे क्या होता है कि भाई आपको आइडिया लगाओ, एक्सपेंडिचर करो, यहां पे पैसा खर्च करो। जैसे मान लो हम क्रीम की बात करें तो क्या करता था कि भाई स्टार्टिंग में उसकी डिमांड बहुत थी, उसे नहीं फर्क पड़ रहा है, क्या हो गया, कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है, फिर स्टैग्नेंट हुई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिर जैसे उसको लगा यार इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है तो क्या करेगा, फिर वो ऐड देगा या अपना R&D टीम को बोल के कुछ उसमें क्या करेगा भी चेंज कराएगा। तो उसमें क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हो, वैल्यू एडिशन कर रहे हो, उसमें चाहिए पैसा, पैसा लगाएगा। अब चलो हम बात करते हैं किसकी, अपनी स्टडी की, कि हम लोग तो ये जैसे उसने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया, देन अगेन डिमांड विल राइज, अगेन डिमांड विल राइज। आप इस कर्व को ये डिक्रीजिंग फेज को अगेन यहां पे लिखा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, बट वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, मतलब पैसा आपको लगाना पड़ेगा। सेम हम स्टडी की बात करें तो क्या होता है कि भाई आपने मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो लोग हैं कि आपने क्या गेट को बहुत सीरियस लेके गेट 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 सब कुछ करके फर्स्ट ईयर से ही करना शुरू कर दिया, पता लगा फर्स्ट ईयर में आपका बहुत मोटिवेशन जो रहा, एनर्जी रही, बहुत अच्छी रही, कर्व आपका एक्सपोनेंशियली राइज कर रहा है, देन आफ्टर दैट यू गॉट अ स्टैग्नेशन फेज। ठीक है, स्टैग्नेशन फेज कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है यार, आ गया हमारा, हम स्टैग्नेशन फेज है, नॉर्मल रूटीन हो गया, कुछ एक्साइटमेंट बचा नहीं है, गेट का बस पढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि टाइम बहुत है, 4 साल तक आपको जो है करना है। तो आगे आपकी स्टैग्नेशन फेज हो, पता लगा जब आप थर्ड ईयर में आए तो आपका क्या हुआ, फिर जो डेप्रिसिएशन फेज स्टार्ट हो गया। अब एक बार अगर डेप्रिसिएशन फेज स्टार्ट हो गया ना तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। अब वैल्यू एडिशन किस फेज में कर सकते हो, अब आपको लगेगा यार वैल्यू एडिशन करने के लिए या तो मैं अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करूं, या आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, विच मे नॉट बी पॉसिबल, नहीं हो सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका शेड्यूल था, रूटीन था, उसके हिसाब से आपको अगर इसको आपको फिर से इसमें राइज लेके आना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करने में क्या ऑप्शन आता है कि आप यू मे थिंक हियर कि यार मैं यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, तो पैसा ला के आप उसको करोगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं कि इतना स्टैग्नेशन फेज, डिप्रेशन फेज इतना हो जाएगा कि उनका कुछ मोटिवेशन ही नहीं बचेगा, वो बस फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे, छोड़ो नहीं हो पाएगा गेट। फोर्थ ईयर तक आते आते गेट भूल गए बेटा, बोलो फोर्थ ईयर तक आते आते गेट भूल गए, मतलब जिस लेवल से आपने स्टार्ट किया था वही लेवल आ गए यहाँ पे, तो ये मेहनत करने का क्या फायदा था। तो इसलिए क्या है कि भाई ये टाइम से पहले भी नहीं करना, अभी और भी चीजें हैं लाइफ में, एंजॉय भी करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थर्ड ईयर वाले अगर मान लो थर्ड ईयर से स्टार्ट किया, गियर अप मिलेगा आपको, थर्ड ईयर में मस्त आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियली कर्व राइज किया, फोर्थ ईयर में क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं यार, आपका स्टैग्नेशन फेज पहुंच चुका है, पहुंचने को हर चीज का स्टैग्नेशन फेज आता है। 1+6 जो 1+ आपने देखा था एकदम, जब कुछ लॉन्च करता है तो बहुत ज्यादा उछलता है, उसका स्टैग्नेशन आता है। स्टैग्नेशन आने के बाद में फिर डेप्रिसिएशन आता है,
और जैसे ही डिप्रेशन आता है, वो कितना चालाक है, कितना होशियार है, दूसरा मॉडल निकाल देता है। देखो 1+1 2 3 4 कितना पहुंच गया, 8 प्रो जो भी है, बहुत सारे आ गए हैं, तो ये है वो निकाल देता है नया। ठीक है, तो फिर से उसके उसमें उछाला जाता है सेल में। वही करना। थर्ड ईयर में आपने क्या किया कि भाई आपने मेहनत किया, एफर्ट किया, एक्सपोनेंशियल यूटिलाइज किया आपका कर्व स्टडी का, फिर आपकी स्टैग्नेशन आ गया फोर्थ ईयर में, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अब आपका गेट क्या पास में है, आप स्टैग्नेशन फेज पे, अगर डिक्रीजिंग फेज पे नहीं हो, स्टैग्नेशन फेज पे हो और गेट है, 2-4 महीने बाद गेट है, तो मोटिवेशन खुद से आएगा भाई, क्योंकि 2 महीने बाद है भाई, मैंने 2 साल से एफर्ट कर लिए, 2 महीने बाद ये गेट मेरा, अभी क्यों छोड़ दूं मैं। तो डेफिनेटली आपको वो टाइम, गेट का जो टाइम बचा होगा, वो खुद में सेल्फ मोटिवेशन लेके आएगा और आपका अगेन इट विल राइज एक्सपोनेंशियली, अगेन इट विल राइज। बात समझिए। लेकिन ये देख के अगेन मैं बोलूंगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले चिल ना हो, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप जो सेमेस्टर में कोर्स आ रहा है वो आप करो। लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले जो है सेमेस्टर में आ रहा है वो नहीं करना है आपको, पीछे वाले सब्जेक्ट भी करना है और आगे वाले भी करना है आपको। गेट की अप्रोच से पढ़ना स्टार्ट कर दो थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से आप बना लो अपना लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और आपका फिर डेली का रूटीन, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में अपना। बाकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले कोई लॉन्ग टर्म नहीं, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, बस उसका क्या है प्रेजेंट टर्म, इस सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट मिलेगा फोड़ देंगे, खत्म बात। मेरा ऑब्जेक्टिव बस ये है कि भाई मैं क्या करूंगा आपको, अभी तो खैर मैंने ग्रुप पे कुछ वीडियो डालना स्टार्ट कुछ किया नहीं है, बट हाँ मैकेनिकल के कंसेप्ट्स जो लोगों को टफ लगते हैं, आपने स्टडी करना शुरू की, सपोज टॉम स्टार्ट कर दिया, अगेन टॉम का एग्जांपल, टॉम स्टार्ट कर दिया सब कुछ पढ़ लोगे बेटा, जब गियर पढ़ोगे ना बाल खड़े हो जाएंगे, सही बोल रहा हूं मैं। जब आपका तेल निकलेगा ना, वही मुझे बता देना, वही मैं बना के डाल दूंगा, ऐसा उखाड़ दोगे ना उसको, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने बनाया, जब आपका तेल निकले वही डाल दो सब्जेक्ट कि सर ये इसमें जो है हमें समझ नहीं आ रहा है, हेल्प करो, वही वीडियो डाल के अपलोड कर देंगे और आप अपनी गाड़ी निकाल लो। ठीक। और हमेशा ध्यान रखो, जब मेरी वीडियो देखो ये, तो पहले माहौल शांत वाला बना के अकेले साइड में बैठ के फिर देखो, मतलब बिल्कुल शांत माहौल में, शांत दिमाग से। ऐसा नहीं कि चलते फिरते वीडियो चल रही है मस्त, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा बढ़ा के देख रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या, कुछ आपने टेक अवे कुछ किया नहीं तो मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो अभी मेरा प्लान ये है कि नेक्स्ट में मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैथ्स से स्टार्ट कर देता हूँ। मैथ्स इसलिए कि भाई मैथ्स जो चाहे फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फिर आप किसी ब्रांच के हो, ठीक है, मैथ्स आपको चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स का मैं फुल फ्लैश कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो जिसमें आपको अब देखो मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला कि इसका कंप्लीट कोर्स स्टार्ट करूंगा, तो अब क्या करो ना, मैथमेटिक्स की टेंशन छोड़ दो, बाकी जिसकी नहीं कर लो, यहां में आपको पूरा का पूरा डिक्टेट करेंगे भाई, जो भी थ्योरी है, चैप्टर्स थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स मुझे अच्छे लगेंगे गेट में आए हुए, वो मैं यहाँ पे कुछ कराऊंगा, बाकी तो आपको खुद को करने पड़ेंगे। तो मतलब मैं सारे के सारे जो भी गेट में सिलेबस है पूरा कवर करूंगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का फुल गेट सिलेबस। ठीक है, पूरा गेट का सिलेबस यहां पे होगा कवर्ड। ये पहला मेरा था आइडिया। अच्छा सुनो, पूरा सिलेबस मतलब मैंने कवर कर दिया। आपको क्या करना है, आपको बस एक किताब खरीदनी, कौन सी, जिससे मैंने उस पे ग्रुप पे भेजी है, ये वाली है, ये 2017 की है मेरे टाइम पे। इसका मैंने हालत ना पूरा कर रखा है, पूरा देखोगे ना आप, इसमें पेन से पूरा इसको मतलब कर दिया पूरा मतलब रच दिया पूरा इसको मैंने। तो ये बुक ले लो, 2021 की लो, मतलब मोस्ट रिसेंट, ठीक है, 2017 की थी। ये बुक को आपको चार्ट लेना है। इसमें क्या है ना, जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ो, उसमें गेट के क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, और कुछ एग्जांपल भी दिए और टॉपिक्स भी दिए उसमें। इनकेस मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, 99% चांस आपको यहीं से समझ आ जाना है, और अगर यहाँ से नहीं आया तो वहां से भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी आप वहां से रेफर कर सकते हो उसको। बस यही करना है, कोई बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। कोई बहुत सारी बुक्स की मैंने नाम लिख के भेजे, इसका मतलब ये नहीं आप ले लो। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कौन सी बुक चाहिए, बुक अवॉइड करो, जिसकी जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स की तो बुक एटलीस्ट मत लो, क्योंकि इतनी मोटी बुक है वो, ग्रेबल आप उसको नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मेरा प्लान बन था, मैं सोच रहा था ये कर लूं। ठीक है,
दूसरा प्लान जो है मैं सोच रहा हूं कि मे बी आई कैन स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्यों? देखो थर्मोडायनेमिक्स, देखो जो थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में उसके पास उसके पास आईसी इंजन होगा, आईसी इंजन पढ़ना होगा, आरएसी पढ़ना होगा, मे बी पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़नी होगी। तो थर्मो अगर नहीं की होगी उसने तो फिर क्या है, वो चीज समझ नहीं आएंगी। तो अगर मान लो वो अगर सोचे भी कि भाई आरएसी है, वो सोचेगा नहीं मैं आरएसी ऐसा करता हूँ गेट के हिसाब से कर लेता हूँ, नहीं कर पाओगे क्योंकि बेसिक नहीं पता होगा। तो आप अगर थर्मो नहीं आता है तो आईसी आरएसी पावर प्लांट में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एक कर तो लोगे यार, नो डाउट कर लोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस एक आएगा ना कि कोई भी क्वेश्चन आएगा उड़ा दूंगा, वो कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं आएगा गेट का। गेट में मोस्टली क्या होता है, इनके क्वेश्चंस जो होते हैं क्लब की जाती है किससे, थर्मो से, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर क्या है, मान लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में वाले जो है उनके लिए फायदेमंद है, उनका तो आई थिंक फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में ही होता है थर्मो। और जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के हैं उनके लिए ये वाले सब्जेक्ट में तो वो क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, थर्मो हो जाएगा, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएंगे, ठीक है। इवन ये वो उसमें रिसर्च कर सकते हैं थर्मो के फिजिक्स कंसेप्ट अगर तो सेकंड प्लान में ये थर्मोडायनेमिक्स। अब आप लोग मुझे बता सकते हो, सजेस्ट कर दो कि भी कौन सा मैं स्टार्ट करूं। अगर नहीं करोगे सजेस्ट, या कुछ लोग ऐसे हैं कि बताते ही नहीं, पता नहीं क्या है कि उनको खुद भी नहीं पता है, ठीक है, मे बी उनने स्टार्ट नहीं किया इसलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर कोई नई आइडिया देता तो मैं ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा और ये सारी ब्रांचेस के लिए होगा। तो भाई इसको इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन जो भी है सबके साथ कर देने का शेयर, ठीक है। खैर ठीक है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, ठीक है। सो आई थिंक बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे इससे। मे बी अगर ये वीडियो मेरी आपको आपके स्टार्ट में पुश करती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। बाकी जो डाउट्स हो आपको, जो प्रॉब्लम हो, आप क्या यूट्यूब पे कमेंट करके बोलो, टेलीग्राम ग्रुप में के मैसेज में बंद करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, ध्यान रखिए सब लोग और पढ़ते रहिए भाई। बाय बाय।